हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल काव्या इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज हम एलएनएम का पार्ट थर्ड करेंगे, यानी कि एलएनएम के हम 2 पार्ट पहले से कर चुके हैं और आज करेंगे जो पार्ट थर्ड होगा, यानी कि आज हम एलएनएम को एंड गेम कर देंगे। कल से एक नया चैप्टर होगा, जो चैप्टर होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, बोले तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आखिर में न्यूटन का तीसरा नियम क्या होता है। पहली वीडियो में मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझाया था, दूसरी वीडियो में न्यूटन्स को सेकंड लॉ को समझाया था। आखिर में F बराबर m होता है, वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो न्यूटन्स का एक कथन होता है जो हर समय लागू नहीं होता है, केवल तभी लागू होता है जब मास कांस्टेंट रहे, बोले तो मास नियत रहे, तभी ये फॉर्मूला लागू होगा, अन्यथा किसी स्थिति में फॉर्मूला लागू नहीं होता है। तो आज हम क्या करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बोले तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो देखो, आज जो हम कर रहे हैं वो एलएनएम का पार्ट थर्ड कर रहे हैं। एलएनएम बोले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पार्ट थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो होता क्या है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हिंदी में कहते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। कि आखिर में जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता क्या है, यानी कि ये बताता क्या है। तो जैसे फर्स्ट नियम देता था कि उसमें एफ नेट बराबर 0 होता है, बोले तो कुल बल 0 होता है। सेकंड लॉ कहता था कि जो बल होता था वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता था। उसी प्रकार से जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो भी कुछ ना कुछ कहता होगा। तो वो कहता क्या है उसे हम देखते हैं कि जो न्यूटन का गति का तृतीय नियम है आखिर में क्या कहता है, क्या इसके बारे में जानकारी है और आखिर में साइंटिस्ट ने क्या इसके बारे में डिफाइन किया। तो देखते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, मान लो ये कोई एक व्यक्ति है, बोले तो ये कोई एक व्यक्ति है। सेम इसी प्रकार का एक और व्यक्ति ले लो, इसी प्रकार का एक और व्यक्ति है जो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल की एक ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बोले तो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। क्लियर? अब देखो, अगर ये व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति ए है और ये मान लो व्यक्ति बी है, ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति बी है। इस व्यक्ति ने इसको झटक से एक क्या रख दिया, थप्पड़ रख दिया, बोले तो एक 5 न्यूटन का चिपका दिया। इस व्यक्ति ने इसके 5 न्यूटन का एक चिपका दिया। अब देखो, क्या ये इसको सहन कर लेगा? नहीं करेगा ना। इसने इसके लगा दिया तो ये भी तो इसके लगाएगा। झटक से इसने 5 का लगाया और उसने उसको 10 का लगाया, यानी कि 10 न्यूटन का चिपका दिया। यानी कि कहें तो उसने एक्शन किया, उसने इस व्यक्ति पर एक्शन किया, इसने तुरंत क्या दे दिया, रिएक्शन दे दिया। इस व्यक्ति ने इसके ऊपर एक्शन किया, इसने भी तुरंत रिएक्शन कर दिया। बोले तो इसने इस पर क्रिया की, इसने तुरंत उस कंडीशन में क्या दे दी, प्रतिक्रिया दे दी। यानी कि किसी भी दिशा में क्रिया के प्रति अगर हमें उसी दिशा में प्रतिक्रिया देखने को मिल जाए तो वो क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। बोले तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है। मान लो इसने इसके 5 न्यूटन का चिपका दिया, झटक से उसने वो उस तरफ से लगाया, 10 न्यूटन का चिपका दिया। वो थोड़ी सहन कर लेगा, वो भी तो लगा सकता है। तो उसने भी 10 न्यूटन का लगा दिया, यानी कि इसने एक्शन किया, इसने इसके प्रति एक्शन किया, उसने तुरंत क्या दे दिया, रिएक्शन दे दिया। बोले तो उसने प्रतिक्रिया दे दी, यानी कि इसने क्या दे दी, प्रतिक्रिया दे दी। तुरंत क्या दे दी, प्रतिक्रिया दे दी। एक बात समझना, जो क्रिया और प्रतिक्रिया है वो आखिर में होती क्या है।
क्रिया और प्रतिक्रिया है वो होती क्या है, यानी कि इसने इस पर एक्शन किया, उसने उस पर रिएक्शन किया, आखिर में एक्शन और रिएक्शन होता क्या है। आखिर में एक्शन और रिएक्शन का इसमें काम क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि एक्शन किया और रिएक्शन मिल गया। होता क्या है एक्शन और रिएक्शन, क्या होता है एक्शन और रिएक्शन। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है, बोले तो क्रिया और प्रतिक्रिया होती क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया होती क्या है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करें, किसकी, एक्शन की, किसकी, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। बोले तो क्रिया और प्रतिक्रिया होती क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया, कि आखिर में ये चीज होती क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया होती क्या है। तो देखो, जो क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, क्रिया और जो प्रतिक्रिया होती है, वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगती है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगती है। यानी कि कह सकते हैं कि दो अलग अलग वस्तु पर लग सकती है, दो अलग अलग वस्तु पर लगती है, ना कि कभी एक सी वस्तु पर लगती है। कह सकते हैं कि जो क्रिया और जो प्रतिक्रिया है, बोले तो एक्शन और रिएक्शन है, वो हमेशा दो डिफरेंट वस्तुओं पर लगता है, बोले तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगता है, ना कि दो सेम ऑब्जेक्ट पे लगता है। यानी कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा कण है, एक ऐसा पदार्थ है जो क्या लगता है, जो दो वस्तुओं पर लगता है। दोनों वस्तुओं कैसे होने चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो जैसे मान लो ये क्रिया और प्रतिक्रिया है, वो कैसा लगता है, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है, कह सकते हैं भिन्न भिन्न डिफरेंट बॉडी पर लगता है। तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है, कैसा लगता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगता है। अच्छा, एक बात क्लियर। लेकिन हमने तो कह दिया कि भैया जो क्रिया और जो प्रतिक्रिया है भिन्न भिन्न वस्तु पर लगता है, लेकिन एग्जाम्पल तो दीजिए, आखिर में कैसे ये फॉलो होता है और कैसे ये डिफरेंट बॉडी पर लगता है, और कैसे इसका नियम है कि ये लाइन है, इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, और कैसे ये लाइन फॉलो करती है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल नंबर एक, तुमने एक अपनी लाइफ में देखा होगा, कभी भी मान लो ये एक क्या है, एक ये है नाव, क्या है, एक नाव है, क्या है, नाव है। अगर ये नाव है, नाव में एक व्यक्ति बैठा है, नाव में एक व्यक्ति बैठा है और नाव चल रही है, पानी में नाव चल रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर कोई वस्तु है, अगर कोई पदार्थ है, अगर कोई कण है, या कोई मनुष्य है, या कोई व्यक्ति है, अगर वो मोशन कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं। क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति, बस, ट्रक, कोई भी कुछ भी XYZ है, अगर वो मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, उसके वेग में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। यस, होगा। क्यों होगा, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, अगर रेस्ट से मोशन में लाने के लिए उस पर एक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बल के हम उस वस्तु को या ट्रक को या बस को या XYZ गाड़ी को मोशन में नहीं ला सकते। जब हम उस पर कोई ना कोई बल लगाएंगे, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तब वो वस्तु मोशन में आएगी, अन्यथा बिना फोर्स के उस वस्तु को हम मोशन में नहीं ला सकते हैं। इस बात को मैं जब LNM का पार्ट फर्स्ट कराया था, उसमें भी आपको बताया था कि कोई वस्तु रेस्ट में है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में आपको समझाया था, अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में ले जाएंगे तो उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर उस पर फोर्स लगाएंगे, वो रेस्ट से मोशन में पहुंच जाती है, तो क्या हो रहा है, वहां पर पोजीशन चेंज हो रही है, बोले तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और जो स्थिति में परिवर्तन होता है उसका कोज क्या होता है, कोज बोले तो रीजन क्या होता है, रीजन बोले तो कारण क्या होता है, वो होता है फोर्स। क्या होता है, फोर्स। क्योंकि बिना फोर्स के कोई भी वस्तु को मोशन में नहीं लाया जा सकता, बिना फोर्स के किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को या XYZ कोई भी पिंड पदार्थ हो, उसे उसमें मोशन में नहीं लाया जा सकता। तो सेम ये है कि ये नाव है, ये नाव मोशन में है, यानी कि गति में है, तो इसका भी कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, कोई ना कोई वेलोसिटी तो चेंज हो रहा होगा। हमें वेलोसिटी से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये नाव, मान लो ये नाव समुद्र में चल रही है,
जब ये नाव चलते चलते समुद्र के किनारे पर पहुंचेगी और समुद्र के किनारे पर जाके जो इसमें व्यक्ति था वो समुद्र के किनारे पर उतर जाएगा। बोले तो नाव को एक छोड़ देगा समुद्र में और वो क्या हो जाएगा, नाव से अलग हो जाएगा। जब तुमने एक चीज नोटिस किया, जब इस नाव से व्यक्ति उतरता है तो व्यक्ति तो आगे उतरता है और नाव पीछे खिसक जाती है। क्यों नाव पीछे खिसक जाती है? क्योंकि ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोले तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम। क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो डिफरेंट बॉडी पर लगता है, यानी कि डिफरेंट बॉडी पर लागू होता है। तो हो रहा है नाव और व्यक्ति पर, व्यक्ति आगे गया, नाव पीछे खिसक गई। डिफरेंट बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि नहीं, डिफरेंट बॉडी पर। अगर दूसरी कंडीशन की बात करें, कंडीशन नंबर जो 2 होती है वो परिमाण में तो समान होता है। जो एक्शन रिएक्शन होता है परिमाण में समान होता है। बोले तो इसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है बट डायरेक्शन डिफरेंट होती है। बट डायरेक्शन कैसी होती है? डिफरेंट होती है। बोले तो इसकी दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। दिशा कैसी होती है? विपरीत होती है। देखने को तुम्हें मिल रही होगी, क्योंकि व्यक्ति नाव से आगे कूद रहा है और नाव पीछे जा रही है, यानी कि व्यक्ति इस डायरेक्शन में आ रहा है, नाव इस डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन कैसी हो गई? डिफरेंट हो गई, यानी कि इसकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई। लेकिन जो एक्शन और रिएक्शन होता है वो तो भिन्न वस्तु पर लगता है, जैसे कि नाव और व्यक्ति पर। दूसरी कंडीशन कहती है कि जो एक्शन और रिएक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन डिफरेंट होती है। देखो व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और व्यक्ति इस दिशा में उतरेगा तो नाव थोड़ी सी पीछे खिसकेगी, बोले तो इस डायरेक्शन में खिसकेगी। डायरेक्शन विपरीत है कि नहीं? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, मान लो ये व्यक्ति ए है और नाव बी है, बराबर माइनस की क्या निकलेगा? एफ बी ए, यानी कि बोले तो परिमाण में इक्वल है बट माइनस चिन्ह, यानी कि माइनस जो साइन है वो क्या प्रदर्शित करता है? वो यह प्रदर्शित करता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है, यानी कि इसकी दिशा कैसी है? अपोजिट है। क्लियर हुआ? एक्शन रिएक्शन होता क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि क्रिया के समान विपरीत दिशा में अगर हमको प्रतिक्रिया देखने को मिल जाए तो उसे हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो क्रिया या प्रतिक्रिया, एक्शन या रिएक्शन होता क्या है और किस वस्तु पर लगता है और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, भिन्न वस्तु पर लगता है या समान वस्तु पर लगता है। अगर ऑप्शन में दे दे क्रिया या प्रतिक्रिया बोले तो एक्शन और रिएक्शन अप्लाई होगा। ऑप्शन ए समान वस्तु पर, ऑप्शन बी अलग अलग वस्तु पर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी वस्तु पर लगता है एक्शन और रिएक्शन? अलग अलग वस्तु पर लगता है, बोले तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगता है। क्लियर हुआ? यही है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या देता था? डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता था, बोले तो बल की परिभाषा देता था। और न्यूटन्स सेकंड लॉ था, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देता था, बोले तो बल का परिमाण देता था। लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है। तो याद रखना, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देता है बल की प्रकृति, बोले तो नेचर ऑफ फोर्स, यानी कि बल की प्रकृति बताता है कि ये पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा या शून्य होगा। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन नहीं देता है फोर्स की, क्या देता है? ये नेचर ऑफ फोर्स देता है, यानी कि बल की प्रकृति देता है। तो बोले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या देता है? नेचर ऑफ फोर्स देता है, नेचर ऑफ फोर्स देता है।
क्या देता है, नेचर ऑफ फोर्स दे देता है। बोले तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम बल की प्रकृति देता है। इतना क्लियर। अगला पॉइंट कहता है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है किसके संवेग किसके संरक्षण के आधार पर है, यानी कि ऐसा कौन सा कंजर्वेशन है जिस पर ये आधारित है। बोले तो किस पर ये इसकी कार्यविधि होगी। तो देखो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है वो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के सिद्धांत पर इसका होता है। बोले तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये दोनों क्वेश्चन PYQ हैं। बोले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो देता क्या है, तो नेचर ऑफ फोर्स देता है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो किसके कंजर्वेशन पर आधारित है, बोले तो रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। अगर हम यहीं पे बात करें, जो हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था रॉकेट। क्या पढ़ा था, रॉकेट पढ़ा था कि जो रॉकेट है वो लगातार उड़ रहा है। अगर लगातार उड़ेगा तो गैस में क्या आएगी, उसकी गैस में क्या आएगी, कमी आएगी, यानी कि गैस जलती जाएगी। जब उसकी गैस जलती जाएगी तो जो रॉकेट है, बोले तो जो रॉकेट है उसका क्या होगा, मास घटेगा, बोले तो द्रव्यमान घटेगा। अगर साधारण सी सिंपल सी बात करें तो वजन घटेगा। जब गैस लगातार खर्च होती जाएगी तो उसका वजन घटेगा, यानी कि मास घटेगा, बोले तो द्रव्यमान घटेगा। अगर द्रव्यमान घटेगा, इसका द्रव्यमान घटेगा तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। अगर द्रव्यमान ही इसका घटेगा तो संवेग घट जाएगा, द्रव्यमान घटेगा तो संवेग घट जाएगा। लेकिन P/m बराबर क्या निकलेगा B। अगर द्रव्यमान को घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। कल भी बताया था, अगर द्रव्यमान को घटाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। कह सकते हैं कि ये रॉकेट है, अगर ये उड़ रहा है तो इसकी गैस में क्या आ रही है, कमी आ रही है, बोले तो मास में कमी आ रही है। अगर मास में कमी आएगी तो ये कैसा उड़ेगा, अधिक तेज उड़ेगा। कह सकते हैं कि अधिक ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर उड़ेगा। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो रॉकेट है वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, बोले तो किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो वो भी करता है रेखीय संवेग के संरक्षण पर। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन ये क्वेश्चन तो ये था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, लेकिन इसमें से एक और क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि जो रॉकेट है इसमें क्या था कि किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो किसके, रेखीय संवेग संरक्षण के। लेकिन पूछ ले कि जो रॉकेट है उसकी कार्यविधि किस पर आधारित है, पूछे तो वर्क किसके आधार पर करता है, यानी कि वर्क किसके आधार पर करता है। तो लिख लेना कि जो रॉकेट की कार्यविधि है, यानी कि जो रॉकेट है उसकी जो कार्यविधि है, कार्यविधि किसके आधार पर है, कार्यविधि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर क्यों है, जो इसकी रॉकेट की कार्यविधि है, यानी कि प्रिंसिपल तो रेखीय संवेग के संरक्षण पे आधारित है, लेकिन इसकी कार्यविधि किस पे आधारित है, यानी कि रॉकेट है उसकी कार्यविधि किसके आधारित तो है, तो कार्यविधि है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन क्यों,
मान लो कि ये रॉकेट v वेलोसिटी से ऊपर उड़ रहा है। जब ये लगातार ऊपर उड़ता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इसकी गैस एक पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, यानी कि गैस खत्म हो जाएगी। जब ये गैस खत्म होगी तो ये किस पर, नीचे पृथ्वी पर आके गिरेगा, यानी कि ऐसे उड़ेगा, वापस उसी दिशा में नीचे गिर जाएगा। बोले तो इस दिशा में एक्शन होगा और उस दिशा में रिएक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे उड़ेगा और ऐसे गिरेगा, यानी कि इस दिशा में एक्शन मिल रहा है और उस दिशा में हमें रिएक्शन मिलेगा। तो ऐसा एक्शन और रिएक्शन किस में मिलता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मिलता है। यानी कि रॉकेट की कार्यविधि किस पे आधारित है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के आधारित पर है। और सिद्धांत पूछ ले, प्रिंसिपल पूछ ले तो रेखीय सममित संरक्षण के सिद्धांत पर है। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन PYQ हैं। दोनों क्वेश्चन PYQ हैं, बोले तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये दोनों क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। अगर ये चारों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम फोड़ के आओगे। यानी कि क्लियर हो गया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। क्लियर। अब पढ़ेंगे हम क्या? अब हम पढ़ेंगे निर्देश तंत्र। क्या पढ़ेंगे? निर्देश तंत्र क्या होता है। और आज निर्देश तंत्र के बारे में समझेंगे कि आखिर निर्देश तंत्र होता क्या है। फिर उसके बाद लिफ्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिफ्ट। आज लिफ्ट भी सिखाएंगे कि लिफ्ट कैसे लटकती है। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे कि जो निर्देश तंत्र है वो क्या होता है, यानी कि निर्देश तंत्र आखिर में होता क्या है। तो निर्देश तंत्र पढ़ेंगे और निर्देश तंत्र के प्रकार पढ़ेंगे कि निर्देश तंत्र कितने प्रकार का होता है और निर्देश तंत्र कैसे बनता है और निर्देश तंत्र इतने प्रकार का होता है तो क्यों होता है। तो देखो, अब पढ़ेंगे हम निर्देश तंत्र। क्या पढ़ेंगे? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। अब बात करते हैं कि निर्देश तंत्र पढ़ेंगे। निर्देश तंत्र होते कितने प्रकार के हैं, निर्देश तंत्र होते कितने प्रकार के हैं, तो नोट कर लेना। जो निर्देश तंत्र हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। बोले तो कौन कौन से होते हैं, मैं एक साथ दोनों को डिफाइन करता चलूंगा कि होते कौन से हैं। तो देखो, जो पहला पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे, पहला है तुम्हारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र। और जो दूसरा है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब देखो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर क्या है, यानी कि इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कहाँ पर लागू होता है और ये कहाँ पर लागू होता है। तो देखो, अब हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक अंतर देखेंगे, बोले तो डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। तो देखो, डिफरेंस देखेंगे तो इसमें पॉइंट नंबर ए जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहता क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहता है कि भाई मैं हूँ, यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र हूँ, मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता हूँ। क्या करता हूँ? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नियम को क्या करता हूँ? फॉलो करता हूँ। बोले तो न्यूटन के प्रथम नियम लागू होता है। यानी कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो ये कहता है कि भाई मैं तो साधारण सा सिंपल सा बंदा हूँ जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपने अंदर लागू कर लेता हूँ, यानी कि अपने अंदर लागू कर लेता हूँ। लेकिन वहीं पर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहता है कि भाई मेरी दादागिरी है, यानी कि ये मेरी दादागिरी है कि मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लागू नहीं करता हूँ। यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहता है कि भाई मैं तो अपने आप में एक दादा हूँ,
हूँ, यानी कि मैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है उसको अपने अंदर लागू नहीं होने देता। लेकिन यहीं पर यही कहता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वो कहता है भाई मैं तो साधारण सा सिंपल सा आदमी हूँ, या मैं तो अपने अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लागू कर देता हूँ। लेकिन जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लागू नहीं करता है। बोले तो न्यूटन के प्रथम नियम को लागू नहीं करता है। ये अपने आप में एक दादा है, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लागू नहीं करता। लेकिन अब इसकी दूसरी कंडीशन को देखें कि दूसरी कंडीशन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या है और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की कंडीशन देखें तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है उसमें जो परिणामी बल होता है, यानी कि परिणामी बल बोले तो परिणामी बल यानी कि F नेट, परिणामी बल बोला कुल बल, यानी कि परमाणु बल जो होता है वो F बराबर 0 होता है। यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो परिणामी बल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। जब परिणामी बल 0 होता है यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है, मैं बात करता हूँ कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो परिणामी बल है वो 0 है, परिणामी बल है वो 0 है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो परिणामी बल होता है वो नहीं होता है, यानी कि परिणामी बल नहीं होता है, इसमें परिणामी बल नहीं होता है। जब इसमें परिणामी बल नहीं होता है तो कौन सा बल होता है, इसमें एक बल होता है जिस बल को कहते हैं छदम बल ना कह के कहते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी कि इसमें एक बल होता है जिसको हम कहते हैं छदम बल या कह सकते हैं अपकेंद्रीय बल। बोले तो जो छदम बल होता है उसे हम अपकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं, अगर अपकेंद्रीय बल ना कह के छदम बल को हम एक आभासी बल भी कहते हैं, बोले तो काल्पनिक बल भी कहते हैं। यानी कि एक कैसा बल है, एक काल्पनिक बल है जिसकी हमेशा कल्पना की जा सकती है, यानी कि इसे देख नहीं सकते हैं। यानी कि छदम बल को किस नाम से पुकारा जाता है, एक अपकेंद्रीय बल होता है और एक काल्पनिक बल होता है। एक यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होता है कि जो अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय जो बल होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो निकले ना दूध से क्रीम निकालने में, यानी कि जो छदम बल है, अपकेंद्रीय बल है या काल्पनिक बल है, उसका प्रयोग किया जाता है दूध से क्रीम निकालने में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन से बल का प्रयोग किया जाता है, तो अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है या छदम बल का प्रयोग किया जाता है या फिर काल्पनिक बल का प्रयोग किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की, कि जो परिणामी बल अगर जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो परिणामी बल है वो 0 है, तो क्या मेरे बच्चा त्वरण भी 0 होगा? मैं कह सकता हूं अगर बल 0 है तो क्या त्वरण 0 होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बल होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा एक्सीलरेशन। अगर मैं एक्सीलरेशन निकालूं तो बल बट्टे द्रव्यमान इक्वल टू एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन बराबर बल बट्टे द्रव्यमान है तो एक्सीलरेशन बराबर ये 0 है तो नीचे द्रव्यमान है, द्रव्यमान का 0 भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में अगर परिणामी बल 0 होता है तो उसमें ए भी 0 होगा, बोले तो त्वरण भी 0 होगा। इतना क्लियर हुआ। यानी कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में अंतर देख लिया, क्या अंतर होता है और ये होते क्या है।
क्लियर हुआ। बस यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इतना नहीं पूछेगा। इसमें यह पूछ सकता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लागू होता है कि सेकंड लॉ होता है कि थर्ड लॉ होता है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो एक साधारण सा सिंपल सा बंदा है, वो अपने अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लागू होने देता है। लेकिन हम वहीं पर बात करें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की, तो एक अपने आप में दादा है, वो अपनी दादागिरी दिखाता है। मैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लागू नहीं होने दूंगा, यानी कि वो लागू नहीं होने देता है। इसमें अगर परिणामी बल 0 होता है तो इसमें परिणामी बल होता नहीं है। लेकिन कौन सा बल होता है? छद्म बल या काल्पनिक बल या बोल सकते हैं अपकेंद्री बल, जिसका उपयोग किया जाता है दूध से क्रीम निकालने में। तो इतना क्लियर हो गया होगा, एक बार नोट करो। आगे चलते हैं लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे, नोट करो। आगे चलते हैं लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे। तो देखो हो गया होगा। अब देखो लिफ्ट पढ़ाएंगे तुम्हें, लिफ्ट। आज कौन कौन बैठेगा लिफ्ट में? लिफ्ट देखेंगे लिफ्ट होती क्या है। कभी भी लिफ्ट में बैठो ना, उस पर एक चीज फेल जरूर करना कि आखिर में लिफ्ट होती क्या है। अब देखेंगे लिफ्ट कॉन्सेप्ट। क्या? लिफ्ट कॉन्सेप्ट, लिफ्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो लिफ्ट है, लिफ्ट पढ़ने से पहले, लिफ्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, भार यानी कि वेट। भार यानी कि वेट, भार यानी कि वेट होता क्या है, यानी कि वेट होता क्या है। लिफ्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हमें वेट पढ़ना पड़ेगा कि वेट होता क्या है, यानी कि भार होता क्या है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भार होता है वो एक तरह से द्रव्यमान होता है, एक तरह से मास होता है, बोले तो एक तरह से द्रव्यमान होता है। जो भार होता है वो आर से होता है, आर बराबर जो भार, यानी कि मान लो डब्लू होता है, डब्लू बराबर होता है mg। जो भार होता है यानी कि वेट बराबर एम द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। जो भार होता है वो क्या होता है? एक डब्लू बराबर mg होता है, यानी कि भार को कह सकते हैं एक तरह से द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। मान लो अब भार पढ़ लिया कि क्या होता है, द्रव्यमान बराबर यानी कि वेट बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे लिफ्ट वाली। क्या पढ़ेंगे? लिफ्ट वाली। मान लो कि अगर ये लिफ्ट कोई है, ये लिफ्ट है, मान लो लिफ्ट का वेग कितना हो? 0 हो, तब भार कितना होगा? तब भार कितना होगा? तो देखो मान लो कि ये कोई लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है, ये कोई क्या है? लिफ्ट है, ये कोई लिफ्ट है। जब ये लिफ्ट है, क्या है? लिफ्ट है। मान लो इस लिफ्ट का जो वेग है वो अभी कितना है? 0 है। वेग कितना है? 0 है, बोल सकते हैं तो कांस्टेंट है, यानी कि वेग नियत है। तब जो भार होगा वो r बराबर mg होगा। r बराबर mg बोल सकते हैं कि वो भार के बराबर होगा, भार के बराबर होगा। जितना भार होगा उतना ही लिफ्ट, अगर वेलोसिटी 0 है यानी कि बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब भार कितना होगा? तो उतना ही होगा जितना भार होता है, यानी कि mg के बराबर होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर यही लिफ्ट है, मान लो कि लिफ्ट ऊपर की ओर गतिमान हो, ऊपर की ओर जा रही हो, ऊपर की ओर जा रही हो, तब लिफ्ट का भार कितना होगा? तब लिफ्ट का भार कितना होगा? मान लो कि ये लिफ्ट अभी कांस्टेंट थी, अब जो लिफ्ट है, मान लो ये लिफ्ट है। अगर ये लिफ्ट है, अगर ये ऊपर की ओर जा रही है, अगर ये ऊपर की ओर जा रही है, तो मान लो ऊपर की ओर जा रही है, तो जो भार होगा वो भार किसके बराबर होगा? वो भार mg प्लस अगर ये ऊपर की ओर जाएगी, तो बच्चा कोई ना कोई फोर्स लगेगा,
ये मान लो लिफ्ट थी, अभी अपनी स्थिति में थी, अभी अपनी स्थिति में थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर कब जाएगी? मैं शुरू से पहले लेक्चर से आपको पढ़ाता जा रहा हूं कि एलएनएम का पहला लेक्चर पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर कोई वस्तु विराम में है, अगर हम उसे मोशन में लाना चाहेंगे तो कोई ना कोई वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन उस वस्तु को मोशन में लाने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगेगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो अगर हम इस लिफ्ट को ऊपर ले जाएंगे तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स मान लो F बराबर होता है ma, F बराबर होता है ma। हमने मान लिया कि फोर्स F बराबर ma लग रहा है, तो ma यहाँ पर रख दो कि R बराबर mg तो हो गया लिफ्ट का भार, और ma और रख देंगे। अगर R बराबर m इसमें से कॉमन ले लेंगे तो g प्लस a हो जाएगा, g प्लस a हो जाएगा। बोले तो जो लिफ्ट होगी, लिफ्ट भारी होगी। लिफ्ट कैसी होगी? भारी होगी। लिफ्ट कैसी होगी? भारी होगी। क्लियर। पॉइंट नंबर सी लेते हैं कि पॉइंट नंबर जो सी होता है, मान लो यही लिफ्ट नीचे की ओर जाए, नीचे की ओर जा रही हो, नीचे की ओर जा रही हो, तब लिफ्ट का भार कितना होगा? मान लो कि ये लिफ्ट है, अगर ये लिफ्ट को नीचे की ओर भेजेंगे तब भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा, वो लगेगा mg। लेकिन ये एक्शन लग रहा था, उसी दिशा में हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन मिल रहा था, ये एक्शन जा रहा था, यानी कि एक्शन लगा रहे थे, उसी दिशा में हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन की कंडीशन कहती है कि परिमाण में तो इक्वल होते हैं बट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं। तो जो नीचे जा रहा है, रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। बोले तो माइनस लगा देंगे, तो जो इसका भार होगा वो R बराबर इसका लिफ्ट का भार माइनस लग जाएगा उसका, तो ma, तो R बराबर m कॉमन ले लेंगे, g माइनस के a। बोले तो लिफ्ट कैसी होगी? हल्की होगी। इतना क्लियर हुआ। अब जो पॉइंट नंबर डी है, मान लो कि लिफ्ट है, वो भारहीन की स्थिति में है, भारहीन हो। जब लिफ्ट भारहीन हो, कह सकते हैं कि लिफ्ट अचानक टूट जाए, लिफ्ट है वो अचानक टूट जाए, तब उसका भार कितना होगा? तो उसका निश्चित भार होगा R बराबर 0। तो उम्मीद करता हूँ लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर लिफ्ट भारी होगी, कहाँ हल्की होगी। अगर भारी हल्की होगी तो क्यों होगी? क्योंकि फोर्स लगेगा, एक्शन और रिएक्शन मिलेगा, तो उस कंडीशन से ये मिलेगी। तो इतना क्लियर। अब पढ़ेंगे कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, एक और कॉन्सेप्ट बचता है तनाव वाला। मान लो मैं यहीं पर बता देता हूँ कि अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तब तुमसे टेंशन पूछ ले, यानी कि तनाव पूछ ले, तो यही होगा R बराबर, यानी कि R बराबर जो होता है वही होगा mg प्लस a। अगर तनाव भी पूछ ले यहाँ से तो यही होगा। अगर ये नीचे की ओर जा रही होगी तो तनाव होगा mg माइनस a। बस यही कॉन्सेप्ट बचा था, यानी कि तनाव भी पूछ ले तुमसे और ये भी पूछ ले, तनाव भी पूछ ले और ये भी पूछ ले। तो लिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यानी कि एलएनएम को फिनिश करते हुए इसका एंड गेम कर दिया, और कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो मिलेंगे कल की वीडियो में, और मेहनत करते रहिए क्योंकि फरवरी या मार्च में वैकेंसी की नोटिफिकेशन आने वाला है जल्दी ही। तो आप अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू रखिए कि जिससे आगे एग्जाम के दिनों में हम लगातार प्रैक्टिस करें और क्वेश्चनों को कैसे करना धड़ धड़ धड़, यानी कि कॉन्सेप्ट का हथौड़े के साथ क्वेश्चन को खटक से करेंगे। और फिजिक्स अब की बार की पूरी होकर रहेगी, क्योंकि इसी चैनल पे काव्या इंस्टीट्यूट पे बोला है कि इस बार दहाड़ नहीं, ललकार नहीं दहाड़ होगी। और इस बार जो काव्या इंस्टीट्यूट के पढ़ने वाले बच्चे हैं
पेपर को इस तरह फोड़ के आएंगे ना कि देखना, कहोगे ना वाह सर फिजिक्स में मज़ा आ गया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।